जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने का वादा किया था, तो आइए इस वादे को पूरा करते हैं। जैसे मैंने अभी तक इस भारत के संविधान की सीरीज़ में मैंने अभी तक टोटल 8 क्लास ले चुका हूँ। ये मेरी 9वीं क्लास है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि विधेयक के बारे में, आखिरकार विधेयक होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं विधेयक के बारे में। आखिरकार विधेयक होता क्या है। देखो, विधेयक हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक जानेंगे विधेयक के प्रकार एक, और फिर जानेंगे विधेयक के प्रकार दो। अगर हम बात करें विधेयक के एक प्रकार में, हमारा विधेयक होता एक होता सरकारी विधेयक। क्या? सरकारी विधेयक। और दूसरा हमारा होता गैर सरकारी विधेयक। अगर हम विधेयक के प्रकार टू दूसरे टाइप से बात करें, एक हमारा होता साधारण विधेयक, दूसरा होता धन विधेयक और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें सरकारी विधेयक क्या होता है। क्या? सरकारी विधेयक ये हमारा टाइप 1 है। विधेयक के प्रकार में टाइप 1 में हम देख रहे हैं सरकारी विधेयक। आखिरकार सरकारी विधेयक क्या होता है। जब जब सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक सरकारी मान लिया जाता है। अगर कोई भी विधेयक सरकार की तरफ से किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाए तो वह विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। अगर हम बात करें गैर सरकारी विधेयक, आखिरकार ये गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। जब कोई भी विधेयक या कोई भी बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्यों द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक मान लिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में यही अंतर है कि जो सरकारी विधेयक है वो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है वो मंत्री के द्वारा न पेश करके किसी अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक समझ में आया होगा। तो अगर हम आगे अब बात करें, हम अब देख रहे हैं टाइप 2 जो विधेयक था। विधेयक के सेकंड प्रकार में उसमें हमने क्या देखा था पहले, साधारण विधेयक। आखिरकार ये सिंपल विधेयक क्या होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, साधारण विधेयक के बारे में, जो ये हमारा साधारण विधेयक होता है इसे हम संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हमने आपको बताया था संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हम इस साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं। इस साधारण विधेयक को किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा भी पेश किया जा सकता है। जो ये साधारण विधेयक है इसे मंत्री भी ला सकते हैं या फिर कोई अन्य सांसदों में से कोई अन्य सदस्य भी इस विधेयक को ला सकते हैं। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये हमारा साधारण विधेयक होता है इसे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई मंत्री है जिसने कोई बिल लाया, कोई विधेयक लाया, हालांकि वो लोकसभा से पास हो गया, जब वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जो वहाँ के मेंबर है इस विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोक सकते हैं। अगर वह विधेयक नहीं पास हो रहा तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस स्थिति में 6 महीने बाद संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस विधेयक को साधारण बहुमत के माध्यम से पास करा लेते हैं। और क्या, जो हमारा साधारण विधेयक होता है, अगर यह विधेयक लोकसभा से नहीं पास होता है तो सरकार को अपना इस्तीफा नहीं देना पड़ता है।
अगर मान लो ये जो साधारण विधेयक है इसे किसी मंत्री ने लाया पेश किया लोकसभा में, अगर वो लोकसभा से नहीं पास हुआ तो किसी भी स्थिति में सरकार अपना इस्तीफा नहीं देगी, यहाँ पे नहीं देगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये साधारण विधेयक के बारे में जो कुछ 3-4 पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धन विधेयक। अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो जो ये धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। आपसे कईयों बार पूछा गया किस आर्टिकल में धन विधेयक है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 109 में ये बताया गया है कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, हमने आपको पिछले वीडियो में अनुच्छेद 108 तक पढ़ाया था जहां मैंने संयुक्त अधिवेशन की बात कही थी। अब उसके आगे की बात, अब क्या बता रहा हूं मैं, अनुच्छेद 109। आखिरकार आर्टिकल 109 में कौन सी बातें कही गई हैं? अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस क्या क्या होगी। जो ये धन विधेयक होता है यह पहली लोकसभा से प्रारंभ होगा। जो हमारा धन विधेयक होता है यह किसी भी स्थिति में राज्यसभा से प्रारंभ नहीं होता। धन विधेयक हमेशा लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से अधिक इस धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकती है। जहां आपका जो साधारण विधेयक था, उस साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकता था। उसके बाद राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो उसके बाद साधारण बहुमत के माध्यम से उस बिल को पास कराया जाता था। लेकिन ऐसा धन विधेयक में नहीं है। इस धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ अधिकतम से अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इस बात का निर्धारण करते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या फिर कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है? इसमें धन विधेयक की परिभाषा। अगर आपसे पूछे धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 110 में, जबकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया की बात कही गई है। आखिरकार धन विधेयक किस प्रोसेस के माध्यम से पास होगा। जो धन विधेयक है इसे केवल हम लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को किसी लोकसभा में केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक है, धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता था। जबकि जो हमारा साधारण विधेयक था, उस साधारण विधेयक को मंत्री के अलावा अन्य सदस्य भी पेश कर सकते थे संसद के किसी भी सदन में। जबकि धन विधेयक के साथ ऐसा नहीं है। धन विधेयक सिर्फ मंत्री लाएंगे और वो भी सिर्फ लोकसभा में ही पेश करेंगे। यदि जो हमारा धन विधेयक है, धन विधेयक लोकसभा से नहीं पास हो पाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को अपनी इस्तीफा देना पड़ता है। जबकि जो हमारा साधारण विधेयक था, साधारण विधेयक के मामले में ऐसा नहीं था। अगर हमारा साधारण विधेयक लोकसभा से नहीं पास होता तो मंत्रिपरिषद को किसी भी स्थिति में इस्तीफा नहीं देना पड़ता। लेकिन धन विधेयक के मामले में अगर धन विधेयक लोकसभा से नहीं पास हो पाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो धन विधेयक होता है यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आती है, क्योंकि आपका जो साधारण विधेयक था वहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। हमने आपको बताया था 2 विधेयक, हमने आपको बताया साधारण विधेयक और धन विधेयक। इसके बाद आपका एक बचता है संविधान संशोधन विधेयक। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि आपका एक भाग ही है, भाग 20 संविधान संशोधन। उस भाग 20 में हम जो ये हमारा तीसरा विधेयक था संविधान संशोधन विधेयक, उसको वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने आपको यहाँ पे आज 2 विधेयक के बारे में बताया।
एक तो साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। तो हमने अभी तक अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 तक आपको कवर करा दिया। अब हम आगे अगर बात करें अनुच्छेद 111, आखिरकार अनुच्छेद 111 में कौन सी बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 111 में ये बातें कही गई हैं, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। आखिरकार अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होगी, वह कौन कौन से उस पर प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं उस विधेयक पे। विधेयक पे राष्ट्रपति की अनुमति की बात की है, राष्ट्रपति उस विधेयक पे अपनी अनुमति देंगे या फिर नहीं देंगे। उनके पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, विधेयक को रद्द कर सकते हैं। मैंने आपको जब राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहाँ पे ये तीनों पावर पढ़ाया था। पहला क्या था, या तो विधेयक को रद्द कर सकते हैं, जिसे हमने कहा था अत्यंतिक वीटो, लेकिन इस विधेयक को 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को राष्ट्रपति से छीन लिया गया। हमने आपको जो अत्यंतिक वीटो बताया था, अत्यंतिक वीटो को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति से छीन लिया गया। मैंने आपको दूसरा बताया निलंबनकारी वीटो, इसे पुनर्विचार। विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं। ये जो अधिकार था राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। और तीसरा क्या है, विधेयक पर जेबी वीटो, वो उस विधेयक को अपने जेब में रख सकते हैं, उस पर कोई भी अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा होगी उस पर कोई जवाब देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, अन्यथा चुपचाप उसे अपने जेब में रख लेंगे। ना तो उस पर साइन किए हैं, ना तो उस पर अपनी पुनर्विचार के लिए लौटाए हैं, वो एक जेबी वीटो हो गया। राष्ट्रपति की 3 प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या तो विधेयक को रद्द करेंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए, या फिर विधेयक पे जेबी वीटो कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 भी आपके एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। आखिर बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में इसमें बजट की चर्चा की गई है। इसमें बजट की चर्चा की गई है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। कई बार पूछा गया बजट का सामान्य अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर भी हम कई बार बजट का प्रयोग करते हैं। हमारे संविधान में बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। हमारे संविधान में कहीं से कहाँ तक बजट की जिक्र नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 112 आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 113। आखिरकार अनुच्छेद 113 में कौन सी बातें कही गई है? अनुच्छेद 113 में बातें कही गई हैं प्राक्कलन की। आखिरकार प्राक्कलन क्या है? बजट में किए गए घोषणाओं पे कितना खर्च आएगा, इसका प्राक्कलन करना, इसका जांच करना, इसकी अनुमान लगाना। प्राक्कलन क्या है? जब कोई बजट बनता है, उस बजट में घोषणाओं पे कितना खर्च किया जाएगा, इसका पहले से अनुमान लगाना, उसका प्राक्कलन करना, इन सब चीज़ों का प्राक्कलन किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 113 में ये बातें कही गई हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 114, आपने कई बार सुना विनियोग विधेयक, जैसे एक विधेयक और होता है विनियोग विधेयक। अब ये कौन सा विधेयक है? अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में जिक्र किया गया है। जबकि देखो 112 में बजट के बारे में, 113 में प्राक्कलन के बारे में, 114 में विनियोग विधेयक के बारे में। अब आखिरकार ये विनियोग विधेयक क्या है? प्राक्कलन में बताए गए धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है, तब तक भारत की संचित निधि से केंद्र सरकार द्वारा कोई भी धन निकाला नहीं जा सकता। अगर मैं आपको इसको सरल और सामान्य भाषा में विनियोग विधेयक को परिभाषित करना चाहूँ, तो विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक है जब तक संसद में विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी स्थिति में जो भी केंद्र सरकार है वो बजट से पैसे नहीं निकाल सकती है। अर्थात बजट से पैसे निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित कराना इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार
भारत की संचित निधि से बजट से पैसा नहीं निकाल सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको विनियोग विधेयक समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 में कहा गया अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान। इन दोनों में बहुत ही बारीक अंतर होता है, अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान। आखिरकार ये कौन सा अनुदान है, अतिरिक्त और अनुपूरक। 115 में कहा गया है, अगर हम बात करें अतिरिक्त अनुदान में कौन सी बातें कही गई हैं, जैसे हमें पता है एक हमारा फाइनेंस वर्ष होता है, एक हमारा वित्त वर्ष होता है, 1 साल का होता है। अगर किसी वित्त वर्ष बीतने के बाद कोई फाइनेंस वर्ष बीत गया, जितना हमारा बजट 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है वह 1 वर्ष बीत गया, यदि बजट की अपर्याप्तता, जैसे हमने कोई काम शुरुआत की किसी मंत्रालय ने, उसके पास जो बजट आया था, जितना पैसा आया था उसने उसमें पूरा खर्च कर दिया और पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ पैसों की कमी हो गई और वह अपने कुछ पैसों की मांग के लिए संसद के पास गया। तो वही इसमें बात कर रही है, किसी वित्त वर्ष बीतने के बाद यदि बजट की अपर्याप्तता दिखाते हुए अतिरिक्त खर्च की मांग संसद में पेश की जाती है तो वह अतिरिक्त अनुदान की मांग कहलाती है। पूरा 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष बीतने के बाद किसी मंत्रालय के पास बजट की कमी आ गई, तो उसके बाद उसे और पैसों की आवश्यकता हुई, जब वह इस मांग को संसद में पेश किया, इसे ही अतिरिक्त अनुदान की मांग कहा गया। और फिर क्या एक है अनुपूरक अनुदान। आखिरकार ये अनुपूरक अनुदान क्या है, दोनों में बड़ा ही बारीक अंतर है। इसमें क्या कौन सी बातें कही गई हैं, वित्तीय वर्ष बीतने से पहले यदि बजट की अपर्याप्तता दिखाते हुए अतिरिक्त खर्च की मांग संसद में पेश की जाती है तो यह अनुपूरक अनुदान कहलाता है। अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान में यही डिफरेंसेज है कि अतिरिक्त अनुदान वित्त वर्ष बीतने, फाइनेंस वर्ष या वित्त वर्ष बीतने के बाद मांगा जाता है, जबकि अनुपूरक अनुदान वित्त वर्ष बीता ना हो, वित्त वर्ष चल रहा हो या फाइनेंस वर्ष चल रहा हो, फाइनेंस वर्ष बीतने के पहले ही अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान तथा अनुपूरक अनुदान के बारे में समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 116, इसमें कौन सी बातें कही गई हैं, लेखा अनुदान के बारे में। अब आखिरकार ये लेखा अनुदान क्या है, हमने अभी तक देखा 112 में बजट था, 113 में प्राक्कलन था, 114 में विनियोग विधेयक था, 115 में अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान के बारे में। अब हम बात करें लेखा अनुदान। आखिरकार ये लेखा अनुदान क्या है, अनुच्छेद 116 में बात कही गई है लेखा अनुदान की। जैसे कि हमें पता है कि अगर केंद्र सरकार को बजट से पैसे निकालने हैं तो उसे सबसे पहले संसद में विनियोग विधेयक को पास कराना पड़ेगा। जब तक विनियोग विधेयक संसद में पास नहीं हो जाता तब तक किसी भी स्थिति में सरकार बजट नहीं निकाल सकती है। विनियोग विधेयक को पारित करने में सरकार को समय लग जाता है। कई बार क्या होता है, संसद से विनियोग विधेयक को पारित कराने में केंद्र सरकार को काफ़ी समय लग जाते हैं, किंतु इस दौरान सरकार को खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता पहले भी हो सकती है। अब मान लो जिस समय सरकार संसद में विनियोग विधेयक पास करा रही है, अभी विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ है, उसी बीच सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो सरकार पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए लेखा अनुदान की व्यवस्था की गई। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए लेखा अनुदान की व्यवस्था की गई कि अर्थात अगर विनियोग विधेयक नहीं पास हुआ है फिर भी सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो वह पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, लेखा अनुदान के माध्यम से। अगर हम बात करें सामान्य अर्थों में सरकार को बजट पारित हुए बिना खर्च करने की लोकसभा द्वारा अग्रिम अनुदान प्रदान किया जाना ही लेखा अनुदान कहलाता है। सामान्य भाषा में क्या कहा गया, सरकार ने बजट को पास नहीं किया है, उससे पहले उसे पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके लिए जो उसे लोकसभा अग्रिम अनुमति प्रदान करता है वह एक लेखा अनुदान कहलाता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में कौन सी बातें बोली गई हैं? वित्त विधेयक के बारे में। आखिरकार ये वित्त विधेयक क्या है? हमने अभी तक देखा था साधारण विधेयक, धन विधेयक, फिर हमने देखा विनियोग विधेयक। अब हम देख रहे हैं आखिरकार वित्त विधेयक क्या है, फाइनेंस विधेयक। देखो, आने वाले वर्षों में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक के द्वारा ही किया जाता है। आने वाले वर्षों में हम कितना विकास करेंगे, क्या करेंगे, इन सब बारे में जो भी एक विधेयक आता है, वित्त विधेयक, ये विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक के द्वारा ही किया जाता है। जो वित्त विधेयक होता है धन विधेयक से व्यापक होता है। जो हमारा एक वित्त विधेयक है, एक धन विधेयक है, कहीं ना कहीं जो ये वित्त विधेयक है धन विधेयक से व्यापक होता है। अतः प्रत्येक धन विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। यह हम कह सकते हैं प्रत्येक धन विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। या सभी धन विधेयक को, आपने एक पढ़ा होगा सिलोजिज्म कि सभी धन विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका धन विधेयक, और आपका जो ऊपर हो जाएगा वित्त विधेयक। अर्थात सभी धन विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। जो आपका वित्त विधेयक के अंदर ही आपका धन विधेयक शामिल होता है। वित्त विधेयक एक व्यापक रूप है, धन विधेयक उसका एक छोटा रूप है। आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंसेस हैं। वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, जबकि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और 14 दिन के अंदर राज्यसभा में उसे पास करना होता है। अगर धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर नहीं पास करती है तो वह स्वतः मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया है। जबकि वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक में प्रॉपर पूरे प्रक्रिया से, पूरे प्रोसेस के माध्यम से दोनों सदनों द्वारा बहुमत के माध्यम से पास कराया जाता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जबकि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि जो आपका धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति से या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति के पहले अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन ना हुआ हो कि वित्त विधेयक क्या है, साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अनुच्छेद 120। आखिरकार अनुच्छेद 120 में कौन सी बातें कही गई हैं? अनुच्छेद 120 में कही गई है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आखिरकार हमारे जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें कौन सी भाषा का हम प्रयोग करेंगे? हमारे संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग हो सकता है। ये अनुच्छेद 120 में बोली गई है कि आखिरकार संसद में हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे। जो हमारी कार्यात्मक इकाई होगी, जो हमारी कार्यात्मक इकाई होगी, हम किस लैंग्वेज में प्रशासनिक कार्यों को करेंगे। तो संसद में जिन लैंग्वेज में या फिर जिन भाषा में प्रशासनिक कार्यों को किया जाता है वो हिंदी या फिर इंग्लिश है। यदि मान लेते हैं किसी भी सांसद को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, यदि किसी संसद को दोनों भाषा ना आए, हिंदी या इंग्लिश, तो वह अध्यक्ष या सभापति, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है सभापति कहलाता है। तो अध्यक्ष या फिर वह सभापति से अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उस सदन में अपनी बात को रख सकता है। और अनुच्छेद 121 में किस बात की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 121 में इस बात की जिक्र किया गया है, इस बात का चर्चा किया गया है कि जो सांसद हैं, सांसद जजों के आचरण, उनकी कार्यप्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो सांसद है, किसी भी स्थिति में जो हमारे न्यायपालिका के न्यायाधीश होते हैं उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे या उनकी कार्य प्रणाली पे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते हैं।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से डिफरेंस अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हो। किंतु संसद जो होता है राज्य न्यायपालिका पे महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन संसद कभी भी जजों के आचरण, उनकी कार्यप्रणाली, उनके व्यवहार, इन सब पे कभी भी संसद में चर्चा या जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। यह हमारे अनुच्छेद 121 में कहा गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123, आखिरकार अनुच्छेद 123 में कौन सी बातें कही गई हैं? अनुच्छेद 123, अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 की, सॉरी अनुच्छेद 122, हमने पिछली बार क्या देखा था? अनुच्छेद 121 तक। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 122। आखिरकार अनुच्छेद 122 में कौन सी बातें कही गई हैं? इसमें ये बातें कही गई हैं कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है। कि जो जैसे 121 में ये बातें बोली गई हैं, जो सांसद है किसी भी स्थिति में न्यायपालिका के जजों के आचरण के बारे में या उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जिक्र नहीं कर सकते, वैसे 122 में ये बातें बोली गई हैं कि न्यायालय जो संसद की कार्यवाहियाँ होती हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उनकी कभी भी जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन किंतु अगर कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, उस विधेयक को संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच न्यायालय ही करेगा। देखो साफ साफ शब्दों में कहा गया, 121 में कहा गया है सांसद न्यायपालिका पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, किंतु उन पर महाभियोग ला सकते हैं। वैसे 122 में बोला गया है कि न्यायालय सांसद की कार्यवाहियों पे जांच नहीं करेंगे, किंतु अगर कोई विधेयक संवैधानिक है या नहीं, इस आधार पे उसकी जांच करेंगे और उसको निरस्त भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 123, आखिरकार अनुच्छेद 123 में कौन सी बातें बोली गई हैं? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। मैंने आपको जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में जिक्र किया था। आखिरकार राष्ट्रपति का अध्यादेश कब आता है? जैसे हमने आपको बताया था, एक साल में संसद के 3 सत्र चलते हैं। जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो और कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना लेता है, जिसे ही हम अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश क्या है? अध्यादेश कब लाता है? पहली बात, अध्यादेश कब आएगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की ज़रूरत है। आपातकालीन कोई परिस्थिति आ गई, हमें उस समय एक कानून की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति खुद नहीं करेगा, वो मंत्रिमंडल के सिफारिश पे राष्ट्रपति एक कानून बनाता है, जिसे ही हम अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है, वो अधिकतम अवधि 6 माह तक होती है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने दिन होती? अधिकतम अवधि 6 माह तक हो सकती है। तो हमने आज आपको अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में जिक्र किया। तो हम कल पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, या फिर मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो न्यायपालिका से संबंधित आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा मिल सके जो अभी अभी एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। चाहे आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपी हो, एसएससी हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, या फिर पीसीएस का भी हो, आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं।